आई विल लीव बांग्लादेश टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट भारत के प्रधानमंत्री के पिछले हफ्ते अमेरिका दौरे के दौरान ट्रंप ने बोली। इस स्टेटमेंट के मायने क्या हैं? इस स्टेटमेंट की वजह से क्या अब ये अज्यूम कर लिया जाए कि आने वाले समय में अमेरिका बांग्लादेश के अंदर किसी प्रकार की कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा? क्या इस स्टेटमेंट से अभी अज्यूम कर लिया जाए कि अमेरिका ने भारत को अब एक खुली छूट दे दी है कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री और भारत की सरकार अपने जितने नेशनल इंटरेस्ट्स हैं जो वो बांग्लादेश में अचीव करना चाहती है, अब उसके लिए वो रणनीति अपने आप तैयार करे और कार्य ग्राउंड पर खुद करे। आज के इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमें समझने की आवश्यकता सबसे पहले ये है कि भारत के रिश्ते बांग्लादेश के साथ खराब कैसे हुए। सबसे पहली चीज़ ये है कि शेख हसीना जो बांग्लादेश में रूलर थी और जो उसकी पार्टी अवामी लीग थी, उसने भारत के साथ संबंध बड़े लंबे समय से अच्छे तरीके से बनाकर रखे थे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि ये संबंधों के बीच में आंच डालने वाला और कोई नहीं बल्कि अमेरिका खुद था। अमेरिका इसलिए था क्योंकि अमेरिका 2022 से म्यांमार के अंदर चीन के खिलाफ एक बहुत अग्रेसिव कोवर्ट ऑपरेशन कर रहा है जो आज भी जारी है। इसके लिए अमेरिका को पहली बात तो एक बेस टेरिटरी चाहिए थी। 2022 में जब अमेरिका को ये बेस टेरिटरी की आवश्यकता थी म्यांमार में कोवर्ट ऑपरेशंस रन करने की चीन के खिलाफ, उस समय अमेरिका ने भारत से पहली बात तो संपर्क साधा। उन्होंने भारत को बोला कि आप हमें अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी भी एक राज्य में हमें वहाँ पर सहमति दीजिए कि वहाँ पर रहकर हम अपने CIA के अधिकारियों के तहत किसी भी तरीके से ग्राउंड लेवल ऑफेंसिव ऑपरेशंस जो हमें म्यांमार में करने हैं वहाँ से बैठकर हम उनको ऑर्केस्ट्रेट कर कर एग्जीक्यूट कर पाए। भारत ने इस चीज़ की सहमति नहीं दी। वो इसलिए नहीं दी क्योंकि भारत ने 1950 के दशक में CIA की मदद तिब्बत में उस समय इन्हीं ग्राउंड ऑपरेशंस को रन करने के लिए दी थी, जिसका खमियाजा भारत ने उसके बाद 1962 में भुगता था। भारत ने ऐतिहासिक तौर पर यह सीख लेते हुए अमेरिका को जब इस चीज़ से मना किया तो अमेरिका पहली बात तो आग बबूला हो गया और अमेरिका ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए मणिपुर में इस कॉन्टेक्स्ट में एक आग लगवाई। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जब उनको समझ आ गया कि भारत उनको समर्थन नहीं दे रहा है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ अमेरिका का बांग्लादेश कैंपेन। अमेरिका ने जाकर शेख हसीना को ये बात बोली कि आप अपनी टेरिटरी का प्रयोग हमें करने दीजिए, हमें जो है बेसिकली म्यांमार में ऑपरेशंस रन करने हैं चीन के खिलाफ। और यहाँ पर अमेरिका ने सबसे इम्पोर्टेंटली उस समय शेख हसीना की रेजिम को ये बात भी बोली कि हमें ये भी नहीं पसंद है कि शेख हसीना आप चीन के साथ एक अग्रेसिव लेवल पर डिफेंस रिलेशनशिप रख रही हैं। शेख हसीना ने बोला कि हम बांग्लादेश एक सोवरेन देश हैं, हम आपके किसी भी प्रकार के इस इंटरफेरेंस को टॉलरेट नहीं करेंगे और आपको ये किसी भी प्रकार की टेरिटरी हम नहीं देंगे। फिर अमेरिका ने शेख हसीना को दूसरे तरीके से अप्रोच किया। उन्होंने शेख हसीना को 2024 के स्टार्टिंग में फिर से बोला कि आप अगर बांग्लादेश की टेरिटरी नहीं देना चाहते तो आप अपने सेंट मार्टिन आइलैंड को ही हमें दे दीजिए। हम उस सेंट मार्टिन आइलैंड पे एक छोटा सा एयरबेस बनाकर वहाँ पर इंटेलिजेंस के लिसनिंग पोस्ट्स बनाकर अपने जो कोवर्ट ऑफेंसिव ऑपरेशंस हमें करने हैं म्यांमार में वो हम कर लेंगे। और आप देख लीजिए कि बगल में मणिपुर में हमने क्या कर रखा है, अगर आपने नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि यही चीज़ आपके यहाँ पर भी हो जाए। इस धमकी के बाद भी शेख हसीना ने बांग्लादेश को अमेरिका के एजेंडा रनिंग के लिए पहली बात तो मना कर दिया। जब ये चीज़ हुई तो अमेरिका ने फिर सहारा लिया शेख हसीना को हटाने का कार्य करने के लिए। अमेरिका ने सबसे बड़ी चीज़ क्या करी, उन्होंने विक्टोरिया नुलैंड का सपोर्ट लिया। विक्टोरिया नुलैंड US एड और नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई थी। नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी जो है वो जॉर्ज सोरोस की एक संगठन है। जॉर्ज सोरोस लेड नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी और US एड ने मिलकर CIA के साथ विक्टोरिया नुलैंड को सबसे पहले तो उन्होंने बांग्लादेश भेजा। जब ये विक्टोरिया नुलैंड बांग्लादेश पहुंची, वहां जाकर उसने मोहम्मद यूनुस जो एक CIA का पुराना एसेट बांग्लादेश में लंबे समय से नर्चर करके रखा हुआ था उसको एक्टिवेट किया। मोहम्मद यूनुस को बेसिकली जातीय नागरिक कमेटी के साथ जोड़ा। जातीय नागरिक कमेटी के साथ साथ जोड़ के मोहम्मद यूनुस के नाम पर और उसकी लीडरशिप में एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट क्रिएट करी। इस एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट, जातीय नागरिक कमेटी, इन दोनों को समर्थन दिलवाया
जॉर्ज सोरोस लेड नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी और इसके साथ साथ दूसरी यूएस एड की मदद से। अब यहाँ पर हुआ पूरा का पूरा एक मास मोबिलाइजेशन कैंपेन जो शुरू हुआ 2024 के स्टार्टिंग से और कल्मिनेट हुआ 2024 के अगस्त में शेख हसीना के खिलाफ एक मास मोबिलाइजेशन के तहत एक रेजिम चेंज ऑपरेशन पूरा का पूरा प्लान कर लिया गया। इस रेजिम चेंज ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद मोहम्मद यूनुस को कमान में लाकर एक केयरटेकर लेवल पर बिठा दिया गया। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि अब मोहम्मद यूनुस क्योंकि केयरटेकर लेवल पर आ चुका है तो मोहम्मद यूनुस का अब जो टास्क होना चाहिए वो ये है कि वो बेसिकली बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसके लिए एक रूट क्रिएट करे और आने वाले समय में बीएनपी को सत्ता में लेकर आए। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि मोहम्मद यूनुस को तो ये पता था कि भाई ठीक है, मुझे तो क्लिंटन फाउंडेशन से लेकर नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी से लेकर यूएस एड से लेकर इन सब का समर्थन है। उसका काम था बीएनपी को पावर में लाना। लेकिन इसी दौरान पिछले साल नवंबर में जब चुनाव अमेरिका में हुए तो वहाँ पर बेसिकली जो परिवर्तन आया वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप की जीत होने के तुरंत बाद ये हुआ कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोलनी शुरू कर दी कि हम डीप स्टेट के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे और उसने ये बात भी बोली कि ये जो यूएस एड नामक टाइप की इन प्रकार की संस्थाएं हैं इनको ग्रेजुअली तोड़ा जाएगा, इनके प्रकार के इंटरफेरेंस ऑपरेशंस बंद किए जाएंगे। यहाँ पर इस समय मोहम्मद यूनुस के पैरों तले ज़मीन निकल गई और जब ये चीज़ हुई चाइना इस चीज़ को बहुत अग्रेसिवली बांग्लादेश में केयरफुली देख रहा था। चाइना ने जाकर नवंबर के बाद मोहम्मद यूनुस को प्रोवोक करना चालू कर दिया। चाइना ने जाकर मोहम्मद यूनुस को बोलना शुरू कर दिया कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अब वो व्यक्ति तुम्हें रहने नहीं देगा। इससे अच्छा ये है कि तुम बल्कि अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को उजागर करो। ये चीज़ समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश के इतिहास में पहले भी जब केयरटेकर रेजिम्स आई हैं वो केयरटेकर रेजिम्स ने हमेशा से ये इंश्योर किया है कि वो बेसिकली सत्ता परिवर्तन करके जो ओपोनेंट पार्टी है उसको सत्ता का कमान संभाल कर निकल जाए। लेकिन ये पहली बार बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो केयरटेकर लेवल पर मोहम्मद यूनुस है इस व्यक्ति को इस प्रकार से रन किया जा रहा है चाइना की तरफ से कि यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि देखिए बीएनपी की सरकार आने वाले समय में आ तो जाएगी, बीएनपी की सरकार बल्कि आने के बाद 1 मिनट से पहले अगले 4 साल क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहती है वो ये कोशिश भी करेगी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरीके से परेशान ना करे। इसमें सबसे बड़ा खेल अगर किसी का ख़त्म होगा तो मोहम्मद यूनुस ये तुम्हारा होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने मोहम्मद यूनुस को रन करना चालू कर दिया। रन करना इस तरीके से चालू कर दिया कि चाइना ने उसको ये बात समझाई कि आप बीएनपी को आने के लिए अड़चन पैदा कीजिए। वो अड़चन तभी पैदा हो पाएगी जब आप अपना एक पॉलिटिकल एम्बिशन नर्चर करेंगे। आप एक चीज़ को समझिए, लास्ट ईयर नवंबर में 2024 में जब ट्रंप इलेक्ट हो गया उसके इलेक्शन के बाद जनवरी तक जब उसने कमान संभालनी थी उस समय 2 महीने का पीरियड था। उस 2 महीने के पीरियड में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार मोहम्मद यूनुस को ये बात बोली कि आप चुनाव बांग्लादेश में अनाउंस कीजिए और मोहम्मद यूनुस ने सबसे पहली बात तो चुनाव को बार बार डिले करा। मोहम्मद यूनुस ने सबसे पहली बात ये बोली कि चुनाव अगर होगा तो हम उसको कराएंगे अक्टूबर 2025 में, नहीं तो दिसंबर 2025 में, अदरवाइज़ हम उसको कराएंगे जून 2026 में। ये स्टेटमेंट्स जानबूझकर मोहम्मद यूनुस ने जो दी ये चाइना के कहने पर दी क्योंकि चाइना का एजेंडा ये था कि पहली बात तो चुनाव को डिले करवाया जाए। चाइना का एजेंडा ये था कि मोहम्मद यूनुस जितना चुनाव को डिले करेगा उतना जो बीएनपी के फेवर में अभी एक सेंटीमेंट बना हुआ है पहली बात तो वो मेल्ट डाउन करेगा। दूसरा, चाइना का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो किसी तरीके से मोहम्मद यूनुस को एक पॉलिटिकल एक्टर के तहत पेश कर पाएँ। वो इसलिए चाहते हैं ताकि मोहम्मद यूनुस अगर पॉलिटिकल एम्बिशन रख ले और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के समय उसके आने के बाद, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी एक छोटा सा बांग्लादेश नहीं होगा और बड़े अन्य देश होंगे, इतनी देर में चाइना चुपचाप जो है मोहम्मद यूनुस को एक पॉलिटिकल एक्टर बनाकर बीएनपी की स्पेस को खा जाए ताकि वो मोहम्मद यूनुस को इवेंचुअली सिंगल हैंडेडली रन कर ले। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि मोहम्मद यूनुस ने इस साल जनवरी से कुछ अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट देने चालू कर दिए। उसने सबसे पहले ये बोला कि बांग्लादेश में इलेक्टोरल रिफॉर्म की आवश्यकता है।
बीएनपी ने बार बार बोला कि इलेक्टोरल रिफॉर्म इस समय नहीं कराने की आवश्यकता है, हमें चुनाव कराना है, चुनाव आयोग के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बर्डन ना डाला जाए। लेकिन फिर मोहम्मद यूनुस यहाँ नहीं रुका, उसने दूसरी स्टेटमेंट दी कि हमें वोटिंग की आयु को बांग्लादेश में घटाना चाहिए। वोटिंग की आयु जो इस समय 18 वर्ष है उसको घटा के 17 वर्ष करनी चाहिए। ये चीन के कहने पर हो रहा था। भूलिएगा मत कि यूएस ने जब मोहम्मद यूनुस का समर्थन किया था उस समय एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट में ज़्यादातर 15 से 17 आयु के वर्ष के लोग मोहम्मद यूनुस के साथ अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटियों से जुड़कर सड़कों पर उतरे थे शेख हसीना के खिलाफ। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की डेट में भी 16-17 वर्ग आयु के बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो मोहम्मद यूनुस की पुरानी संगठनों से जुड़े हुए थे। चाइना चाह रहा है कि यदि अगर वोटिंग आयु 18 से 17 वर्ष बांग्लादेश में हो जाती है तो एक बहुत बड़ा डेमोग्राफी का वर्ग मोहम्मद यूनुस के साथ जुड़ जाएगा, और ये वर्ग अगर मोहम्मद यूनुस के साथ जुड़ जाएगा तो एक रेडीमेड वोट बैंक तैयार है। तो वो मोहम्मद यूनुस को बार बार प्रोवोक कर रही है कि आप वोटिंग की आयु को घटाने के लिए रिफॉर्म पेश कीजिए। और ये चीज़ सिर्फ यहीं नहीं रुक रही है, इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि बीएनपी क्योंकि इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है, तो बीएनपी को ये बात मालूम है कि अगर आने वाले समय में चुनाव डिले हुए, क्योंकि चुनाव को अनाउंस तो केवल और केवल इस समय मोहम्मद यूनुस ही कर सकता है, और क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है इस समय चाइना का एक प्रकार से गोदी में बैठकर उसका एजेंडा रनिंग कर रहा है, तो कहीं ऐसी परिस्थिति ना हो जाए कि जो मोमेंटम अभी इस मोमेंट पर पूरे बांग्लादेश में बीएनपी के समर्थन में बना हुआ है, अवामी लीग के खिलाफ बना है, कि वो पूरी की पूरी स्टीम लूज आउट हो जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में बीएनपी को ग्रेजुअल लेवल पर अकल ये आनी शुरू हुई है कि ऐसी अगर परिस्थिति होती है जहां पर मोहम्मद यूनुस चीन के साथ चला जाता है, अवामी लीग और शेख हसीना भारत है, और सबसे बड़ी बात हम किसके साथ हैं? बीएनपी के साथ एकमात्र पाकिस्तान खड़ा रहेगा। क्या पाकिस्तान के अंदर आज की डेट में ये हैसियत भी है उस भूखे से नंगे देश में कि वो बांग्लादेश के अंदर आकर बीएनपी की सरकार बनवा पाए, जब वो अपनी सरकार को तो समझ नहीं पा रहा और संभाल नहीं पा रहा? कतई ही ऐसी परिस्थिति पाकिस्तान के केस में है नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गेम क्या है? इस सबसे बड़ी गेम में बीएनपी को अब ये अकल आने लग गई है कि हमारा यहाँ पर अभी कोई नहीं बचा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो स्टेटमेंट दी कि आई लीव बांग्लादेश सिचुएशन टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो तय है कि मोहम्मद यूनुस को अगर सिर्फ चीन समर्थन देता है, चीन इतना लंबा ऑपरेशन उसको रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका अभी सारी एनर्जी डायरेक्ट करके चीन की ओर लाने जा रहा है, तो चीन की एनर्जी डाइवर्ट होगी बांग्लादेश से, और यहाँ पर इकलौता एक प्लेयर बचेगा बांग्लादेश में, सिर्फ बीएनपी। तो बीएनपी ने पहली बात तो बहुत पिछले लगभग 1 महीने से साइलेंट लेवल पर भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को फीलर्स देने चालू कर दिए हैं। उसने फीलर्स देकर भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को ये बात बोलनी चालू कर दी है, और जो इस मोमेंट पर भी वो कम्युनिकेट कर रही है भारत की रॉ को, कि देखिए पुरानी बातें और पुराने रिश्ते उनको नए तरीके से लिखने की आवश्यकता है। बीएनपी का इतिहास हमेशा से ये रहा है कि वो हमेशा से पाकिस्तान और चीन का समर्थन करती रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में उसने भारत के खिलाफ गतिविधियों को हमेशा समर्थन दिया है, लेकिन बीएनपी अब चाहती है कि भारत इन चीज़ों को भूल जाए। वो चाहती है कि भारत के साथ वो नए तौर से रिश्तों को एक्सप्लोर करे। बीएनपी के कई नेता बांग्लादेश में बैठकर अब ये स्टेटमेंट देने शुरू कर चुके हैं ग्राउंड लेवल पर, मीडिया लेवल पर, कि बीएनपी भारत के हितों के खिलाफ नहीं है, और धीरे धीरे वो एक सेंटीमेंट पहली बात तो भारत के फेवर में और उसके अनुकूल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर ऐसी परिस्थिति जो पैदा हो रही है, इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। भारत को इस समय सबसे पहले आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर एक लिस्ट ऑफ रेड लाइंस क्रिएट करने की आवश्यकता है। रेड लाइंस का मतलब ये है कि भारत को एक लिस्ट तैयार करके बीएनपी को सौंपने की आवश्यकता है, जो कि कार्य अब प्रगति में है, कि बीएनपी हम आपसे बात करेंगे, आपसे इंगेजमेंट करेंगे, हो सकता है कि हम आपको समर्थन भी दें, लेकिन ये सारी चीज़ें कंटिंजेंट हैं, ये सारी चीज़ें कंडीशनल हैं, कि ये एक चेकलिस्ट है, और इस चेकलिस्ट में किसी भी प्रकार का कोई वायलेशन यदि आपने किया तो भारत उसको एक होस्टाइल एक्ट मानेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इस लिस्ट में भारत बीएनपी को लिख के क्या देगा।
भारत ने कुछ पॉइंट्स आर्टिकुलेट किए हैं। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ बैठकर प्रधानमंत्री कार्यालय को एक छोटी सी लिस्ट दी है। उसमें 6 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट भारत ने लिख के ये दिया है बांग्लादेश की बीएनपी को कि देखिए, आप किसी प्रकार से शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन को और ये कहकर कि शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश भेजा जाए, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बीएनपी के कई लोग पिछले लगभग 3-4 महीनों से मीडिया में बार बार एक स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपना चाहिए, ताकि शेख हसीना के ऊपर जो भी चार्जेस हैं वो हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करें। आज की डेट में जाहिर सी बात है कि ये सारे चार्जेस शेख हसीना के ऊपर पॉलिटिकल लेवल पर लगाए गए हैं और इन चार्जेस को बेसिकली वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। भारत ने और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने प्रधानमंत्री कार्यालय को सबसे पहले ये पॉइंट को एम्फसाइज करते हुए बोला है कि बीएनपी को ये कम्युनिकेट कर दिया जाए कि भारत बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 2013 उसके आर्टिकल 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्लॉज 3 के प्रोविज़न के तहत किसी भी तरीके से भारत शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन बांग्लादेश में नहीं करेगी, क्योंकि ये एक्स्ट्राडिशन जो है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के खिलाफ है। और भारत ये पॉइंट को एम्फसाइज करे कि आर्टिकल 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्लॉज 3 के तहत ये लिखा हुआ है ट्रीटी में कि किसी भी तरीके से एक्स्ट्राडिशन किसी भी व्यक्ति का इनजस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया जाएगा। ये भारत की तरफ से सबसे पहली रेड लाइन बीएनपी को कम्युनिकेट की जाएगी। बीएनपी को इस चीज़ के ऊपर समर्थन देना पड़ेगा कि शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन को पहली बात तो वो पुश ना करे। इस फाइल में प्रधानमंत्री कार्यालय में दूसरी चीज़ जिसके ऊपर सहमति जताई गई है वो ये है कि यहाँ पर बीएनपी को ये बात सेकंड पॉइंट में समझा दी जाए कि वो किसी भी प्रकार का जमाते इस्लामी, आईएसआई, हिफाजत इस्लामी, अंसार बंगला टीम या कोई भी दूसरा आतंकवादी संगठन का सहयोग नहीं करेगी। और यदि अगर बीएनपी ने आईएसआई को बुलाया, आईएसआई के साथ समर्थन करा या किसी भी प्रकार से अंसारुल्लाह बंगला टीम से लेकर हिजबुल तहरीर से लेकर हिफाजत इस्लामी से लेकर किसी भी प्रकार के संगठन को नर्चर करने की कोशिश करी, भारत उसको एक होस्टाइल एक्ट मानेगा और बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। तीसरा पॉइंट जो इस समय भारत ने कम्युनिकेट कर कर बांग्लादेश में बीएनपी को समझाना है वो ये है कि बॉर्डर लेवल पर किसी भी प्रकार का इलीगल इमिग्रेशन भारत टॉलरेट नहीं करेगा। और इसी पॉइंट में भारत को ये बात समझानी है बीएनपी को कि देखिए, अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई होस्टाइल एक्टिविटी करी तो भारत वही करेगा जो अमेरिका इस समय कर रहा है। भारत एक कानून लाकर, और आज की डेट में भारत संसद में इमिग्रेशन एक्ट लाने जा रहा है। इस एक्ट के तहत एक कानून बनाकर इलीगल बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई कर कर भारत उनको डिपोर्ट करेगा। और यदि अगर इन लोगों को डिपोर्ट किया गया तो भूलने की आवश्यकता नहीं कि बांग्लादेश जैसे छोटे से देश के में अगर लाखों की मात्रा में ये इलीगल बांग्लादेशी आइडेंटिफाई करके वापस भेजे गए, इसके बाद बांग्लादेश की क्या आर्थिक परिस्थिति होगी, वो बीएनपी को संभालने के लिए कितनी बड़ी हेडेक होगी। बीएनपी समझदार है, इस चीज़ को समझने के लिए वो सत्ता में रह चुकी है, ये चीज़ उसको समझने की आवश्यकता है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण, पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही बड़ी मुहिम चलाई जा रही है कि वो बीएनपी को प्रोवोक कर करके, जमाते इस्लामी को प्रोवोक कर करके पिछले 2-3 महीने से बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में एक इस प्रकार का नैरेटिव चला रही है कह के कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलकर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको सार्क के नाम से जानते हैं, उसको बेसिकली रिवाइव किया जाए। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट में ये बात बोल दी है कि बीएनपी को ये चीज़ स्पष्ट कर दी जाए कि सार्क रिवाइव नहीं होगा। भारत इस समय
दो महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी, जिसमें सबसे पहला है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि बिम्स्टेक। और भारत इस समय सबसे इम्पोर्टेंटली अगर किसी चीज़ पे फोकस करेगी तो वो है बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल अग्रीमेंट, यानी कि वो दोनों अग्रीमेंट्स BBIN और बिम्स्टेक जहाँ पर किसी भी तरीके से पाकिस्तान नहीं है। भारत इस चीज़ को कम्युनिकेट करेगी BNP को कि आप सार्क के समर्थन और रिवाइवल की बातें बंद कीजिए। सार्क इज़ डेड, इट विल नॉट बी रिवाइव्ड। अगर आज कुछ रिवाइव होगा और फोकस किया जाएगा तो BBIN है, जिसमें आप भी हैं, समर्थन दीजिए। बिम्स्टेक है, आप भी हैं, समर्थन दीजिए। इसके बाद पांचवी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने ये बात बोली है कि BNP को कम्युनिकेट करके ये बात भी बोल दी जाए कि अराकन आर्मी जो इस मोमेंट पर भारत की रॉ ने रिवाइव करके बांग्लादेश म्यांमार के बॉर्डर पर बिठा रखी है, वो किसी भी प्रकार की गतिविधि बांग्लादेश म्यांमार के बीच में होने के लिए रोकेगी और यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई दबाव BNP नहीं डालेगी। लॉन्ग रन में अगर वो चाहती है, उसको भारत का समर्थन चाहिए कि वो अराकन आर्मी को डिस्टर्ब करे। छठी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 महीने में डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले एक अग्रीमेंट के तहत डायरेक्ट शिपिंग कार्गो लाइंस बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच में शुरू करी हैं। अब हो ये रहा है कि बांग्लादेश के पोर्ट्स में पाकिस्तान से कार्गो डायरेक्टली आ रहा है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि BNP को ये बात समझा दी जाए कि ये कार्गो पहली बात तो बंद होगा। आज की डेट में आपको पाकिस्तान से व्यापार करना है, उसको थर्ड कंट्री से डाइवर्ट करके कीजिए जैसे पहले होता था। डायरेक्ट कार्गो ट्रेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको समझने के लिए हमें 2004 में जाना होगा। 2004 में भी जब ये डायरेक्ट कार्गो लाइंस रिवाइव हुई थी, उस समय पाकिस्तान ने इस शिपिंग कार्गो का प्रयोग करके भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर कार्गो के नाम पर इल्लीगल ड्रग्स और आर्म्स की ट्रैफिकिंग करते हुए नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया था। चिटागोंग पूरा का पूरा इलाका एक हब बन चुका था नैरकोटिक्स और इल्लीगल ड्रग ट्रेड के लिए और साथ में इल्लीगल आर्म्स ट्रेड के लिए। यहाँ पर BNP को ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी जाए कि आप आइए पावर में, भारत का समर्थन चाहिए तो हम देंगे। ये इंश्योर कीजिए लेकिन कि किसी भी तरीके से ये डायरेक्ट कार्गो लाइंस पाकिस्तान के साथ जो अभी चल रही हैं ये इंस्टेंटली बंद होंगी और पाकिस्तान के साथ व्यवहार सिर्फ और सिर्फ थर्ड कंट्री के थ्रू ही होगा। ये चीज़ को समझाने के बाद एक पॉइंट स्पष्ट कर दिया जाए कि किसी भी प्रकार से एक भी हिंदू के ऊपर बांग्लादेश में आंच ना आए। एक भी हिंदू के ऊपर आंच आई या एक भी हिंदू स्थल मंदिर से लेके उनके घरों तक अगर उसके ऊपर कोई भी आंच आई, ये एक होस्टाइल एक्ट परसीव किया जाएगा और फिर जो भारत कार्रवाई करेगा उसमें फिर कोई कमी पेशी नहीं रहेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में आज की डेट में BNP को जब ये पॉइंट्स कम्युनिकेट किए जाएंगे, साथ साथ भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक बहुत ही साइलेंट लेवल पर बांग्लादेश की सोसाइटी, खास करके उस मिडिल क्लास के साथ एंगेज कर रही है जो मिडिल क्लास शेख हसीना के टाइम पर क्रिएट हुई थी। ये वही मिडिल क्लास है जो एक समय पर BNP का समर्थन देकर रेडिकल एजेंडा रनिंग करती थी, लेकिन आज इसको भी समझ आ चुकी है कि हमें आर्थिक तौर पर मजबूत होकर अपनी आर्थिक परिस्थिति और उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता ज़्यादा है रादर देन BNP के रेडिकल एजेंडा को चलाने की। तो यहाँ पर भारत इस बांग्लादेश की मिडिल क्लास को भी ये समझाए और समझा रही है एक साइलेंट लेवल पर, बहुत अलग अलग तौर तरीक़ों से और कोवर्ट ऑपरेशन से जिनके ऊपर हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, कि किस तरीके से आप अपने आर्थिक इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए और एक ऐसे रेजीम को फेवर कीजिए जो आपके आर्थिक इंटरेस्ट को बेसिकली और इन आर्थिक हितों को मजबूत करेगी। यहाँ पर बांग्लादेश के केस में एक चीज़ तो तय है कि BNP एक बहुत ही अग्रेसिव लेवल पर आइसोलेट हो चुकी है। यूनुस ज़्यादा समय रहेगा नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो चाइना उसको जितना मर्जी रन करने की कोशिश कर ले, एक बार आने वाले अगले 4 से 6 महीने में अमेरिका और चीन के बीच में आर्थिक गतिविधियां जैसे ही बढ़ेंगी, इन गतिविधियों के तहत चीन की परिस्थिति बांग्लादेश के अंदर कमज़ोर होगी। चीन इकोनॉमिकली इस समय ऑलरेडी बहुत कमज़ोर स्टेज पर है।
और इस कमज़ोरी का फ़ायदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अग्रेसिव लेवल पर उठाने जा रहा है। जैसे ही चीन के साथ एक अमेरिका का इस लेवल पर गेम चालू होगा, यूनुस वहाँ पर आइसोलेट होगा और इस यूनुस के आइसोलेशन को लेकर बीएनपी को अब ये बात पता है कि अगर उसने भारत के साथ एंगेज नहीं किया तो बांग्लादेश जो है वो केओस में जाएगा। भारत कतई ही नहीं चाहेगी कि बांग्लादेश केओस में जाए। यूनुस वैसे भी चंद दिनों का ही मेहमान है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीएनपी की सरकार है उसको अब ये बात समझनी है कि ये जो भारत की तरफ से रेड लाइंस हमने बात करी, अगर वो इन रेड लाइंस को लेके क्लियर है, जो कि आज की डेट में बीएनपी बार बार बोलने की एटलीस्ट कोशिश कर रही है कि हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पर भारत को आगे इस खेल को आगे इस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं इन चीज़ों को अनफोल्ड होते हुए, बाकी सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगी, क्या परिस्थितियाँ आगे इवॉल्व होंगी, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी हम उनको भी एनालाइज करके अलग अलग वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे। बट आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद कम से कम अब आपको बांग्लादेश के अंदर आने वाले समय में क्या चैलेंजेस हैं और भारत के क्या इंटरेस्ट्स हैं और भारत की क्या रेड लाइंस हैं, वो अब पूरी की पूरी क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।